नाउ एज आई सेड, सेम टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से हमारे पास में एरे को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना और एक होता है हमारे पास में एरे कंस्ट्रक्ट को काम में लेना। सिमिलरली ऑब्जेक्ट के साथ में भी सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल है। यहाँ पर भी हमारे पास में दो तरीके अवेलेबल। पहला तरीका होता है कर्ली ब्रेसेस को यूज करके की वैल्यू के पेयर्स कॉमा सेपरेटेड हमें मेंशन करना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा, जो हमने लास्ट एग्जांपल में कवर किया है। अब यहाँ पे सेकंड तरीका हम कवर कर रहे हैं, दैट इज यूजिंग द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पर सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड, टाइटल, बॉडी एंड स्क्रिप्ट टैग को मैंने ओपन कर दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है पर्सन नाम का, जो कि है हमारा एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर के साथ में हमें न्यू कीवर्ड को काम में लेना है, फॉलोड बाय हमारे कंस्ट्रक्ट का नाम एंड सेट ऑफ पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो ओ है वो कैपिटल है, केस सेंसिटिव चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पे एरे कंस्ट्रक्ट में और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? अगर हम एरे कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी तो वो उसका साइज बन जाता है, लेकिन अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज देती हूँ तो हमारा एरे इनिशियलाइज हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ पर हम किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट को काम में ले रहे हैं तो मतलब हमारा एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है, किसी भी तरीके का इनिशियलाइजेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे जिस भी तरीके की प्रॉपर्टी को क्रिएट करना है, बस डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू लिखनी है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्रिएशन इम्प्लीमेंट करना है। तो अब यहाँ पे पर्सन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसका नाम, उसका एज, उसका एड्रेस, ये तीनों चीजें हम एक पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल है, चाहे मुझे किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो या फिर किसी प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन करवानी हो, दोनों केसेस में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट आएगा और फिर हमें लिखना है हमारी प्रॉपर्टी का नाम। चाहे प्रॉपर्टी पहले से क्रिएट की गई हो तो हम उसे प्रिंट करवाएंगे, अगर हमें क्रिएट करना है तो भी सेम सिंटैक्स होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर जॉन। सेकंड मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी क्रिएट करी है दैट इज एज, तो पर्सन डॉट एज इज इक्वल्स टू 16 एंड लास्ट इज पर्सन डॉट एड्रेस इज इक्वल्स टू कैलिफोर्निया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज है या फिर जो कीज है हमारी, वो यहाँ पे कोड्स के अंदर नहीं आती है, तो मैंने डायरेक्टली 3 प्रॉपर्टीज मेंशन करी है और उनके अंदर वैल्यू भी एसोसिएट करवा दी है। अब यहाँ पर सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट टाइप की हेल्प से मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया है, दैट इज डेटा इज। अब लास्ट एग्जाम्पल में हमने जो प्रिंटिंग देखी है वो कैसा था? हम ऑब्जेक्ट लिखते थे, डॉट लिखते थे और हमारी प्रॉपर्टी का नाम लिखते थे, या फिर हम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट को काम में लेते थे और फिर वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाते थे। लेकिन हमारे पास में एक और तरीका है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग का। देखिए अभी यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज है, तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते। लेकिन यही 3 प्रॉपर्टी अगर 30 बन जाए, 300 बन जाए या 3000 बन जाए, तो एक एक प्रॉपर्टी को प्रिंट कराना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो सकता है। अब सारी प्रॉपर्टीज प्रिंट करवानी है, सेम प्रोसेस सब पे इम्प्लीमेंट करना है, तो एक एक स्टेटमेंट से बेटर होता है कि हम लूप को काम में ले रहे हैं। अब जब मैंने लूप्स की कैटेगरीज आपको बताई थी तब मैंने कहा था कि हमारे पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल 5 टाइप के लूप्स अवेलेबल है। फॉर वाइल एंड डू वाइल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपने बाकी सारी लैंग्वेजेस में कवर किए। एरे के साथ में हम यहाँ पे एक और लूप काम में ले सकते हैं, दैट इज फॉर ईच, या फिर जावास्क्रिप्ट के टर्म्स में हम उसे फॉर ऑफ भी कहते हैं। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिंटिंग करवानी है तो हमारे पास में एक नया लूप यहाँ पे अवेलेबल है जो कहलाता है फॉर इन लूप। अब इस फॉर इन लूप की वर्किंग और फॉर ईच लूप की वर्किंग एग्जैक्टली में सिमिलर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी हम स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक की वैल्यू के पेयर को एक्सेस करेंगे, किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता, वो इस लूप के अंदर इनबिल्ट। बस सिंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वर्किंग जो है वो एग्जैक्टली में सेम है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर कीवर्ड लिखा है, उसके बाद अब एक एक करके डेटा को एक्सेस करेंगे तो वो डेटा कहीं पे तो आके स्टोर होगा ना। तो मैंने यहाँ पे क्यू नाम का एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया है यूजिंग var कीवर्ड। उसके बाद हमें यहाँ पे इन कीवर्ड को काम में लेना है
और उसके बाद आता है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है और हमें उन्हें एक्सेस करना। तो where, क्यू एंड पर्सन। अब यहाँ पर जब भी हम वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो होता क्या है, क्यू के अंदर, क्यू एक सिंपल वेरिएबल, और एट अ टाइम हम एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं। तो की और वैल्यू दोनों इस क्यू के अंदर आके स्टोर हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब भी हम इस लूप को काम में लेते हैं और हमने किसी ऑब्जेक्ट को काम में लिया है, तो क्यू के साथ में सिर्फ की आके स्टोर होती है, या फिर ये कहना है कि जो प्रॉपर्टीज हमने क्रिएट करी है वो यहाँ पे आके स्टोर होती है। मतलब अगर मैं पर्सन पे लूपिंग इम्प्लीमेंट करूंगी तो क्यू के अंदर फर्स्ट नेम आएगा, एज आएगा और एड्रेस आएगा। यहाँ पे की और वैल्यू और प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों चीजें आके स्टोर नहीं होगी, सिर्फ प्रॉपर्टीज या फिर कीज ही आके स्टोर होती है। अब हमें पता है कि की किसके अंदर है, और हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने दो तरीके पढ़े थे, एक होता है हमारे ऑब्जेक्ट के नाम के साथ में डॉट और प्रॉपर्टी का नाम लिख देना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक और कंसेप्ट काम में ले सकते हैं, वो है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट को काम में लेना और प्रॉपर्टी का नाम लिख देना। उस तरीके से भी प्रिंटिंग हो ही सकती है ना। तो अब प्रॉपर्टी हमारी क्यू के अंदर है, ऑब्जेक्ट का नाम हमें पता ही है, तो दोनों में से यहाँ पे हम तरीका काम में ले सकते हैं प्रिंटिंग। लेकिन एक गड़बड़ गड़बड़ ये है कि यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट को काम में नहीं लेते। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट को काम में लेते हैं तो फटाफट से काम हो जाता है, डॉट करके प्रिंटिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लूपिंग इंप्लीमेंट कर रही हूँ तो यहाँ पे डॉट जो है वो काम नहीं करेगा। मतलब मैं प्रिंटिंग के केस में पर्सन डॉट फर्स्ट नेम नहीं लिख सकती, पर्सन डॉट एज नहीं लिख सकती, पर्सन डॉट एड्रेस नहीं लिख सकती। लूप के थ्रू अगर हम यहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को ही काम में लेना होगा। तो फॉर वर क्यू एंड पर्सन के बाद मैंने सिर्फ एक सेगमेंट लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मुझे की और वैल्यू दोनों प्रिंट करवाना है, तो की तो क्यू के अंदर है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगी नहीं, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया क्यू। अब मुझे प्रॉपर्टी के बाद एक इक्वल टू सिंबल चाहिए और फिर उसकी वैल्यू चाहिए, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यू की हेल्प से डिस्प्ले हो जाएगी, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है इक्वल टू सिंबल के साथ में, तो इक्वल टू भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्या चाहिए, इस प्रॉपर्टी के साथ में जो वैल्यू एसोसिएटेड है वो चाहिए। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन, तो पर्सन के साथ में अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्यू मेंशन कर दूं, क्यू के अंदर क्या है फर्स्ट नेम, तो पर्सन ऑफ फर्स्ट नेम, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, फॉलोड बाय br टैग। अब क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होता है तो हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट की वैल्यू के पेयर पे, और नेक्स्ट की है हमारी एज, तो क्यू के अंदर एज आ जाएगा। फिर यहाँ पे एज प्रिंट होगी, इक्वल्स टू का सिंबल आएगा, और यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर एज नाम की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, followed by br tag, and same process will go for address property as well। तो स्टार्ट से लेके एंड तक अगर हमें हर एक वैल्यू प्रॉपर्टी के पेयर को डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पे फॉर इन लूप को काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे किसी एक प्रॉपर्टी को ही डिस्प्ले करवाना है या सिर्फ दो प्रॉपर्टी को ही डिस्प्ले करवाना है तो फिर लूप यहाँ पे काम नहीं आएगा, फिर हमें एक एक करके डेटा को ही प्रिंट करवाना होगा। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था, पूरी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की, लेकिन मुझे सिर्फ उसका कॉन्टैक्ट चाहिए और उसका नाम चाहिए, तो फर्स्ट नेम और कॉन्टैक्ट सिर्फ दो ही चीजें प्रिंट करवाऊंगी, एड्रेस और एज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर वहां पे हम लूप काम में नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड द वर्किंग, हम यहाँ पे चेक सेट कर सकते हैं कि किस तरीके की वर्किंग हमें करवानी है, किस तरीके से डेटा हमें प्रिंट करवाना है। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें, देखिए सबसे पहले एक मैसेज था डेटा इज, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्यू प्रिंट करवाया था, यानी कि हमारी जो भी की है जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रिंट होगी। उसके बाद एक इक्वल टू का सिंबल और उसके बाद फर्स्ट नेम की जो भी वैल्यू है दैट इज जॉन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एज क्यू को डिस्प्ले करवाया, देन इक्वल टू का सिंबल, देन उसकी वैल्यू दैट इज 16। सेम गोज फॉर एड्रेस इज इक्वल्स टू कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे आप चाहो तो डेटा को डायरेक्टली एक एक करके भी प्रिंट करवा सकते हो, या फिर हम लूप को यूज करके भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेशली फॉर इन लूप बनाया गया है, हम यहाँ पे फॉर ऑफ लूप काम में नहीं ले सकते। एरे का फॉर ईच और ऑब्जेक्ट के फॉर ईच के सिंटैक्स में डिफरेंस है, तो आपको वही वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है। अगर इंटरचेंज कर दोगे तो फिर आउटपुट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इतने पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ना, moving to the last example of object
टॉपिक। देखिए, अभी जो 2 एग्जांपल्स हमने कंप्लीट किए हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उन दोनों के अंदर हमने अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे। एक में मैंने बुक डेटा ऑब्जेक्ट बनाया और एक में मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर जो बहुत पहले हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हम यहाँ पे ब्राउजर पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये जो ये व्हाइट एरिया होता है हमारा, ये कहलाता है हमारा डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट पे कुछ भी वर्किंग करनी हो तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को काम मिलेंगे। सिमिलरली अगर मुझे विंडो रिलेटेड कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, मुझे फाइल पाथ चेंज करना है, दूसरी फाइल ओपन हो जाए, प्लस पे क्लिक करूं तो नया टैब ओपन हो जाए, क्रॉस पे क्लिक करूं तो करंट टैब क्लोज हो जाए, ये सारे क्या है, ये विंडो रिलेटेड वर्किंग। अब रिफ्रेश वाला बटन, अगेन विंडो रिलेटेड वर्किंग, बैक फॉर जाना है, अगेन विंडो रिलेटेड वर्किंग। तो मुझे इस तरीके की वर्किंग अगर करवानी है तो विंडो ऑब्जेक्ट को काम में लेना पड़ेगा। तो जिस तरीके से बुक डेटा और पर्सन है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट और विंडो भी है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्योंकि प्री डिफाइंड है, तो मुझे किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मुझे पता लगाना है कि डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कितने मेथड्स हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अब अगेन पर्सन और बुक डेटा तो मैंने क्रिएट किया था, तो मुझे तो पता है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो डायरेक्टली भी प्रिंट करवा लिया। लेकिन डॉक्यूमेंट क्योंकि प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है किसके अंदर क्या है और क्या नहीं, तो यहाँ पे लूप को यूज करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। वर्किंग क्या है हम देखते हैं एक एक करके। सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड, बॉडी एंड स्क्रिप्ट। सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट डॉट टाइप की हेल्प से एक बस मैसेज डिस्प्ले करवाया है, दैट इज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आर। अब यहाँ पे क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं है, सिंपल लूपिंग इंप्लीमेंट करनी है तो फॉर लूप। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक m नाम का काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया है, फॉलोड बाय इन कीवर्ड एंड हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, दैट इज डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज क्रिएटेड है, एक एक करके वो प्रॉपर्टी इस m के अंदर आएगी और मुझे बस उसे प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे जिस तरीके का सिंटेक्स लास्ट एग्जांपल में लिखा था, वही यहाँ पे भी मेंशन है। डॉक्यूमेंट डॉट टाइप m, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा, जिसे मैंने इक्वल्स टू से कॉन्कैटिनेट करवाया, एंड फिर डॉक्यूमेंट ऑफ m, यानी कि इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में m नाम की प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है, अगर वैल्यू उसकी सेट है तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, फॉलोड बाय br टैग। तो डॉक्यूमेंट के अंदर कितना डेटा है उसकी लिस्ट हमारे पास में निकल के आ जाएगी। देखिए, इतना सारा डेटा हमारे पास में अवेलेबल है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहले तो मेरे पास में ये मैसेज आ रहा है जो मैंने डिस्प्ले करवाया था। उसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास में आ रही है, दैट इज लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये है कि करंटली जो फाइल मैंने एग्जीक्यूट करी है उसका एक्चुअल पाथ क्या है। सिमिलरली यहाँ पे बात क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एक और प्रॉपर्टी है जो कि डॉम की बात करेंगे। अब डॉम क्या है ये हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूआरएल। यूआरएल मतलब जो ये कंप्लीट फाइल पाथ हम लोग लिखते हैं, यही हमारा वेब एड्रेस या फिर यूआरएल कहलाता है। उसके बाद कैरेक्टर सेट है, कैर सेट है, डॉक टाइप है, एक्सएमएल एनकोडिंग है, कुकी है, डोमेन है, बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी आपको दिख रही हैं जहाँ पे नल सेट, जैसे कि ऑन रिज्यूम, ऑन सर्च, यहाँ पे ऑन ब्लर है, ऑन कैंसिल है, ये कहलाते हैं हमारे मेथड्स। अब यहाँ इनमें से कुछ मेथड्स हम आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे जब हम लोग इवेंट्स वाले टॉपिक पे आएंगे। जैसे कि ऑन डबल क्लिक है, जब भी मैं किसी कंपोनेंट पे डबल क्लिक करूँ, मान लीजिए एक इमेज मैंने क्रिएट कर रखी है IMG टैग की हेल्प से, डबल क्लिक करूँ उसका साइज बड़ा हो जाना चाहिए, तो ये सारी वर्किंग हमारे इवेंट के अंदर आएगी। और ये सारे मेथड इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर अवेलेबल है और क्या क्या नहीं। सेम कंसेप्ट गोज फॉर विंडो ऑब्जेक्ट एज वेल। जितनी भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइंड है, हम सिंपली लूपिंग की हेल्प से सारा डेटा प्रिंट करवा सकते हैं। तो विद दिस एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो ओवर हो गया है। किसी को भी इस एग्जांपल में कुछ कंफ्यूजन है? सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड, बॉडी एंड स्क्रिप्ट को मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो मेथड्स मैं स्ट्रिंग पे कवर कर रही हूँ, दैट इज अपर केस टू लोअर केस, लेंथ प्रॉपर्टी, कैर एट, कैर कोड एट, एंड यहाँ पे ट्रिम फंक्शन हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्यू नाम की एक स्ट्रिंग क्रिएट करी है, एक वेरिएबल है, var कीवर्ड की हेल्प से मैंने क्रिएट किया है, और क्लॉक नाम की स्ट्रिंग मैंने उसके अंदर असाइन करवा दी।
अब सिंपली यहाँ पे जो डेटा है मेरा वो मिक्स स्ट्रिंग के अंदर है। मिक्स के मतलब सी कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल। तो अगर मुझे यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कंप्लीटली अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे टू अपर केस नाम का फंक्शन अवेलेबल। किसी भी तरीके के वेरिएबल की अगर हम बात करें, वेदर इट्स ऑब्जेक्ट और इट्स एरे या फिर स्ट्रिंग, हमें वेरिएबल का नाम लिखना है, डॉट, और फिर हमें उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को काम में लेना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइप के अंदर मैंने लिखा है क्यू डॉट टू अपर केस, अपर का यू एंड केस का सी कैपिटल है, अगेन केस सेंसिटिव है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी। तो यहाँ पे फॉलोड बाय br टैग, जो भी मेरी स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट होके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेम फंक्शन है बट लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यू डॉट टू लोअर केस, अगेन एल लोअर का एल एंड केस का सी कैपिटल है, जिसे मैंने कंबाइन करवा दिया है br टैग के साथ। तो पूरी स्ट्रिंग जो है मेरी वो लोअर केस में डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे अगर स्ट्रिंग की लेंथ के बारे में पता लगाना है तो यहाँ पे भी हमारे पास में लेंथ नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यू डॉट लेंथ। तो जितनी भी लेंथ होगी, जितना टोटल काउंट ऑफ कैरेक्टर्स होगा, ये हमें रिटर्न कर देगा, जो कि हमारे केस में है 5। अब यहाँ पे कुछ नए फंक्शन हमारे पास में आ रहे हैं, दैट इज कैर एट एंड कैर कोड एट। अब कैरेट फंक्शन क्या करता है? कैरेट फंक्शन को हमें पास करना पड़ता है एक न्यूमेरिक इंटीजर, या फिर आप कह लीजिए कि हमें यहाँ पर एक इंडेक्स पास करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग मैंने काम में ली है, जो क्यू वेरिएबल मैंने काम में लिया है, उस क्यू वेरिएबल के स्पेसिफिक इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट, अगर मुझे ये पता लगाना है तो हम कैरेट फंक्शन को काम में लेते हैं। कैरेट में सी स्मॉल है, ए कैपिटल है, सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है क्यू डॉट कैरेट ऑफ जीरो, तो क्यू स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है? कैपिटल सी प्रेजेंट है, तो कैपिटल सी हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। सेम गोज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्यू डॉट कैरेट ऑफ टू, क्यू स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है? तो सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास में है ओ एस का कैरेक्टर, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको पता लगाना है, एक एक करके आपको कैरेक्टर को चेक करना है और कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है, तो एक एक इंडेक्स पर कैरेक्टर को एक्सेस करना होगा। तो हम स्टार्ट से लेके लेंथ माइनस वन तक का लूप चलाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैरेट ऑफ जो भी हमारा काउंटर वेरिएबल है। सपोज यहाँ पे हमने आई लिख दिया, तो पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, तो कैरेट ऑफ 0 की बात कर रहे हैं। फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बन गई 1, तो हम कैरेट ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं। तो जब भी एक एक करके हमें कैरेक्टर को एक्सेस करना होगा, चाहे हम किसी भी प्रोग्राम की बात करें, तो उस केस में हम यहाँ पे कैरेट फंक्शन को ही काम में लेंगे। एक इंडेक्स इसे पास करेंगे और जो भी कैरेक्टर है उस इंडेक्स पे ये वो हमें रिटर्न करेगा। अब सिमिलर टाइप की वर्किंग है हमारे पास में नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज कैर कोड एट। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हमें कैरेक्टर नहीं बल्कि उसका एस्काई कोड रिटर्न होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू डॉट कैर कोड एट ऑफ 0। अब कैर कोड में कैर का सी स्मॉल है, कोड एट का को एंड सी एंड ए इज कैपिटल। तो अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर हमारे पास में अवेलेबल है दैट इज कैपिटल सी, इसका जो भी एस्काई कोड होगा वो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्यू डॉट कैर कोड एट ऑफ सेकेंड इंडेक्स पे ओ कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब इस ओ का जो भी एस्काई कोड है वो हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करो और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर अपना नाम इनपुट करेगा। अब किसी का नाम 1 2 3 4 तो हो नहीं सकता, नाम कैपिटल्स में हो सकता है, लाइक कैपिटल से हो सकता है पूरा नाम, या स्मॉल में लिख सकता है, या फिर वो मिक्स स्ट्रिंग में लिख सकता है, लेकिन कभी भी डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स नहीं आ सकते। यू नो वी आर नॉट लाइक किंग्स एंड क्वींस अलेक्जेंडर द फोर्थ, उस तरीके का नाम हमारा नहीं होगा, सिंपल नेम्स होंगे, तो वहां पर सिर्फ अल्फाबेट्स आएंगे। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि अल्फाबेट है या नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस कैर कोड एट को यूज करके मैं चेक कर सकती हूँ क्या एक एक इंडेक्स पे रेंज आ रही है। रेंज का मतलब अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, इट्स फ्रॉम 65 टू 90, तो अगर 65 से 90 के बीच का एस्काई कोड है, या 97 से बीच का 122 का एस्काई कोड है, मतलब अल्फाबेट्स, मतलब यूजर ने सही स्ट्रिंग इनपुट करी। ये हम आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, मैं सिर्फ आपको फंक्शंस का यूज बता रही हूँ कि हम कहाँ कहाँ पर इन्हें काम में लेने वाले। तो ये कैर एट और कैर कोड एट जो है ये फंक्शंस में काफी ज्यादा काम में आने वाले। तो किसी भी इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है ये पता लगाना है, तो कैर एट,
और किसी इंडेक्स पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसका ASCII कोड अगर पता लगाना है तो क्या कोड है। अब थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर भी 1 मार्क्स के अंदर कभी कभी इन दोनों फंक्शंस को पूछा जाता है, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको वही मेंशन कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रिंग क्रिएट करी है टी नाम की, जिसके अंदर मैंने स्काई स्ट्रिंग को स्टोर करवाया। अब यहाँ पे स्काई से पहले कुछ स्पेसेस हैं और स्काई के बाद में भी कुछ स्पेसेस हैं। देखिए स्पेस भी हमारे पास में एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो हम उसे भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट पी डॉट लेंथ, तो यहाँ पे जो भी इसका टोटल लेंथ होगा, यानी कि ये 3 कैरेक्टर्स प्लस आगे और पीछे की स्पेसेस, सबका काउंट निकलेगा और हमारे पास में टोटल लेंथ रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर यूजर ये कहता है कि आपको एक पासवर्ड टाइप करना है, मान लीजिए मैंने कहा यूजर को एक पासवर्ड टाइप करो जिसमें टोटल 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब किसी इंसान ने तो सही डेटा टाइप कर दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी होती है, तो उन्होंने क्या करा, पहले 1 टाइप किया, क्या पहले 4 स्पेस टाइप करी, फिर 1 2 3 4 लिख दिया। आपने बोला 8 कैरेक्टर लिखने, लिख दिए ना 8 कैरेक्टर, 4 स्पेस और 4 डिजिट्स, तो क्या ये सही पासवर्ड है? स्पेसेस और डिजिट्स नहीं, सही पासवर्ड नहीं है। एक्चुअल कैरेक्टर्स जो है बिना किसी वाइट स्पेस के, वो हमारे पास में होना चाहिए प्रॉपर पासवर्ड। तो मुझे क्या करना है, मुझे आगे के इन सारी स्पेसेस को रिमूव करना है। अगर ये स्पेसेस को मैं रिमूव कर दूं तो सिर्फ मेरे पास में 4 कैरेक्टर्स ही बचेंगे। तो अब मैं एरर मैसेज दे सकती हूँ कि आपने पासवर्ड की लेंथ प्रॉपर इनपुट नहीं करी, री एंटर द पासवर्ड। तो कभी भी अगर हमें किसी स्ट्रिंग के आगे और पीछे की स्पेसेस को रिमूव करना है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं ट्रिम फंक्शन। जो भी स्ट्रिंग है जिसे हमें ट्रिम करना है, जिसके स्पेसेस को रिमूव करना है, फॉलोड बाय डॉट एंड हमारे करना, तो यहाँ पे अब हमारे पास में सिर्फ एक्चुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो निकल के आएंगे, यानी कि सिर्फ स्काई निकल के आएगी। आगे की सारी स्पेसेस और पीछे की सारी स्पेसेस हमारे पास में कट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ब्राउजर की बात करूं तो एज सच स्पेस तो ब्राउजर पर विजिबल होते ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से इस आर वेरिएबल की लेंथ को प्रिंट करवा दी। अगर इस पी स्ट्रिंग पे एक्चुअली ट्रिम ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और स्पेसेस रिमूव हुई है, मतलब इसके अंदर सिर्फ स्काई ही होगा, तो अगर आर की लेंथ को हम प्रिंट करवाएंगे तो 3 आएगा, जबकि पी की लेंथ हमारे पास में सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस अवेलेबल है। तो एक बार हम इन फंक्शंस का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले 2 अपर केस एंड 2 लोअर केस ये वाला पार्ट मैंने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद मैंने लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू टोटल काउंट ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करवाया। फिर कैरेट की हेल्प से 0 इंडेक्स और 2 इंडेक्स का डेटा प्रिंट करवाया। फिर कैर कोड एट की हेल्प से मैंने यहाँ पे जो भी कैरेक्टर हैं उनका ASCII पता लगाया, तो 67 एंड 111 प्रिंट हो। उसके बाद मैंने पी स्ट्रिंग क्रिएट करी, टोटल लेंथ है इसकी मेरे पास में 11। फिर उस पी पे मैंने ट्रिम फंक्शन अप्लाई किया और मैंने आर के अंदर स्टोर करवा दिया और फिर आर की लेंथ प्रिंट करवाई, दैट इज 3। तो यानी कि मेरी स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपर्ली ट्रिम हो गई है और प्रॉपर्ली हमारे पास में डेटा आ गया है। अब यहाँ पर सिर्फ आगे और पीछे की स्पेसेस की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे स्पेस एस के बाद बहुत सारी स्पेसेस दी थी और आप सोच रहे हो कि ये भी रिमूव हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो हमारे पास में स्पेसेस होती है उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास में ट्रिम फंक्शन। अब कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास में ऐसी होती है जहाँ पे हमारे पास में लेफ्ट साइड और राइट साइड से भी स्पेसिफिकली रिमूव करने का ऑप्शन होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम ट्रिम फंक्शन काम में लेंगे तो ये दोनों साइड पे वर्क करेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड से या सिर्फ राइट साइड से डेटा रिमूव नहीं। सो विद दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन जो है वो हमने कवर कर लिया। किसी को भी इस पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर ये वाला पार्ट? ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर।